नमस्कार दोस्तों। आज मैं विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, कक्षा 8वीं का, जिसमें से प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अध्याय संख्या 6, दहन और ज्वाला। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध परियोजना के लिए करते हैं। हम उद्योगों और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधन का, फ्यूल का उपयोग विविध परियोजना के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपृक्त प्राकृतिक गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आदि। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योग में जो ईंधन का उपयोग करते हैं हम, उसका नाम बता सकते हैं? मोटर गाड़ी में कौन से ईंधन काम आते हैं? इसका क्या करना है? सूची बनाना है, लिस्ट तैयार करना है। तो इस लिस्ट में आप सम्मिलित क्या करेंगे? गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने पर कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपको अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। ओके, आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करें। दहन क्या है? कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। ओके, हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। और क्या उत्पन्न करता है? ऊष्मा और प्रकाश, हीट एंड लाइट। गॉट इट? चित्र 6.1 में देखे होंगे आप। ओके, इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को सडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? ये कास्ट कोयला इसको कैसे पकड़ना है? संडासी से। ओके, और एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर के ज्वाला के निकट लाना है। आप क्या देखते हैं? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये चीज पूछा जा रहा है। हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देते हैं। ये कास्ट कोयला वायु में जलकर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। गॉट इट? और कास्ट कोयला वायु की उपस्थिति में
जलता है। गॉट इट। आप यहाँ चित्र 6.1 में देख सकते हैं मैग्नीशियम का दहन हुआ, तो यहाँ पे हीट और लाइट प्रोड्यूस हुआ। गॉट इट। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है, कंबसन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ईंधन जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। गॉट इट। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। कभी कभी क्या होता है, दहन के समय जब कंबसन हो रहा होगा तो क्या होगा, ज्वाला के रूप में या एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है जब कंबसन होता है। गॉट इट। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह्य पदार्थ है। ऊपर जो एक्टिविटी हुआ है उसमें मैग्नीशियम और कास्ट कोयला क्या है? दाह्य पदार्थ। यहाँ पे बुझो बोल रहा है, हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। गॉट इट। तो पहली कह रही है ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने कक्षा 7 में सीखा था। गॉट इट। क्रियाकलाप 6.1। स्ट्रॉ, माचिस की तिलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा उसे अदाह्य दिखाइए। सारणी 6.1। सारणी 6.1 दाह्य और अदाह्य पदार्थ को यहाँ पे क्या करना है? मार्क करना है। गॉट इट। ये लकड़ी क्या है? दाह्य है या अदाह्य है? कागज क्या है? लोहे का कील क्या है? मिट्टी का तेल क्या है? ये सब को मार्क करना है एक्टिविटी को। गॉट इट। क्या आप कुछ और पदार्थ के नाम बता सकते हैं जो दाह्य है? आप इन्हें सारणी 6.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। ओके। क्रियाकलाप 6.2। सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। गॉट इट। 6.2 को आप देख सकते हैं, दहन के लिए वायु आवश्यक है, प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग। ओके। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। एक जलती मोमबत्ती को क्या करना है? मेज के ऊपर रखना है। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के दो गुटका की सहायता से इसे इस प्रकार रखिए। गॉट इट। वायु का चिमनी में प्रवेश होता है। चित्र 6.2 में। गॉट इट। इसमें क्या हो रहा है? वायु प्रवेश कर रहा है। देखिए ज्वाला को क्या होता है, अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। अब क्या करना है? लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। ओके। चित्र 6.2 में देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 गुटका दिया हुआ है, इसके ऊपर ये
चिमनी रखा हुआ है, गॉट इट। इसमें क्या किया गया है, हटा लिया गया है, गॉट इट। पुनः चित्र 6.2 बी, पुनः ज्वाला को देखिए, अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। चित्र 6.2 सी, ज्वाला को पुनः देखिए, तीनों स्थितियों में क्या होता है। क्या ज्वाला कंपन करती है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है, क्या यह अप्रभावित जलती रहती है। क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आपने नोटिस किया कि यहाँ पे 2 गुटका रखा हुआ था नीचे, ऊपर ये खाली था, गॉट इट। दूसरे में क्या हुआ, ये नीचे जो है गुटका को हटा दिया गया चित्र बी में, गॉट इट, और ये ऊपर खाली है। तो अब इसके फ्लेम को आप देखिए, ये जो मोमबत्ती है, और तीसरा में देखिए नीचे भी गुटका नहीं है, मतलब पूरा प्रॉपर ढका हुआ है नीचे ये चिमनी में, ऊपर से भी एक लकड़ी का गुटका रख दिया गया, तो ये क्या हुआ, बुझ गया मोमबत्ती, गॉट इट। तो इससे आप देख सकते हैं कैसे हवा वायु महत्वपूर्ण है किसी भी चीज़ को जलने के लिए। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, गॉट इट। अवस्था ए जो है इसमें मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है, गॉट इट, नीचे से हवा जो था जाती थी। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है, गॉट इट, और धुआं उत्पन्न होता है। यहाँ नीचे से गुटका यदि हटा दिया गया तो क्या हुआ, ये जो अंदर में मोमबत्ती जल रहे थे उसमें कंपन होने लगा और धुआं होने लगा, गॉट इट। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। ये सी जो है इसमें जो है न नीचे से न ऊपर से कहीं से भी हवा नहीं मिला, वायु नहीं मिला, तो ये क्या हुआ, कैंडल मोमबत्ती बुझ गया क्योंकि वायु उपलब्ध नहीं है इसके अंदर, गॉट इट। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है। ये कौन बोल रहा है, बुझो बोल रहा है कि हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है, तो क्या यह एक प्रकार का दहन है। नेक्स्ट, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य में जो है ऊष्मा मतलब हीट और प्रकाश लाइट जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, नाभिकीय अभिक्रिया न्यूक्लियर रिएक्शन से, गॉट इट। नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, गॉट इट। क्रियाकलाप 6.3, एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए, ओके। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय के बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है। यहाँ पे क्रियाकलाप 6.3 में बताया गया है कि एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लेना है, लोहे की प्लेट या तवे पर इसको रखना है, गॉट इट। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। तुरंत उसको क्या करना है, ढक देना है।
तो आप पाएंगे कि कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। गॉट इट? आप देखेंगे, क्योंकि पारदर्शी यदि आप कुछ रखेंगे उस पर तो आपको दिखेगा, तो आप देखेंगे कि लकड़ी का कोयला जलना बंद हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? नेक्स्ट, आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। आपने सुना होगा गांव घर में या मार्केट में कि यदि किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेते हैं तो वह आग को बुझाने के लिए दूसरा व्यक्ति क्या करते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर कंबल से उस व्यक्ति को क्या करते हैं, ढक देते हैं, जैसा कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र 6.3 में कि कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। अब आपने कुछ अनुभव का स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है? यह किस प्रकार जलाई जाती है? ओके, आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे चित्र 6.4 में जंगल की आग को दिखाया गया है। गर्मियों में मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण कुछ स्थान पर सूखी घास क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग के चपेट में आ जाता है। चित्र 6.4 इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। गॉट इट? तो इसको देख सकते हैं आप। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कोई पदार्थ यदि सबसे कम ताप पर यदि वह जलने लगेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्वलन ताप उस पदार्थ का यह है। गॉट इट? क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तिल्ली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? गॉट इट? इसको पढ़ते हैं। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। ओके, आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता है। तो क्या क्या लगाया जाता है माचिस की तिल्ली के सिरे पे? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस
का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर एक उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिर पर लगाया जाता है। गॉट इट। जब इसे किसी खुरदरा सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है। गॉट इट। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता है। इससे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट लगा रहता है। गॉट इट। आजकल जो है क्या लगा रहता है माचिस की तिल्ली पे? कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटासियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। आजकल जो है निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट लगा रहता है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। गॉट इट। जो माचिस के डब्बे रहते हैं उस पर क्या लगा रहता है? चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस। और माचिस के तिल्ली पे क्या लगा रहता है आजकल नए वाले में? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटासियम क्लोरेट। गॉट इट। जो कम खतरनाक होता है, जब माचिस की तिल्ली खुरदरे सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या होता है? कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटासियम क्लोरेट से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। गॉट इट। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? व्हाट? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। क्रियाकलाप 6.4 को आप देख सकते हैं। गॉट इट। सावधानी। जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार करिए। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं? जल इसमें डाला गया है। ये गॉट इट। ये कागज के कप हैं, इसमें जल डाला गया है, इसमें जल नहीं है। गॉट इट। और इसको जलाने के लिए मोमबत्ती को जलाया गया है। कागज के कप में जल गर्म करना। गॉट इट। कागज के खाली कप का क्या होता है? जलयुक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या आप इस कप
का जल गर्म हो जाता है। इसमें जो जल डाला गया है तो ये एक्टिविटी के माध्यम से पूछना चाह रहा है कि क्या ये गर्म हो जाएगा जल जो ये कागज़ के कप में रखा हुआ है। ये जो खाली कप है तो क्या ये आग में जल जाएगा, ये कैंडल की जो आग है इसमें जल जाएगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। गॉट इट। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। गॉट इट। यदि हम गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। गॉट इट। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज़ के कप की दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल के कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह जलता नहीं है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिन पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेता है उसे हम क्या कहेंगे? ज्वलनशील पदार्थ कहेंगे। ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थ की सूची बना सकते हैं? गॉट इट। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपनी कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि आप अपने घरों या दुकानों या कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा, गॉट इट, तो आप अपने इस प्रकार की एक्टिविटी और ये जो दुर्घटना है इसको आप एक नोटबुक पे संक्षिप्त में लिखना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ वर्ग में अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित करिए। गॉट इट। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। ओके। चित्र 6.6 में आप देख सकते हैं फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता है। गॉट इट। क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? व्हाट। जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जो फायरमैन होते हैं वो क्या करते हैं? जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। तो वह जब प्रेशर के साथ जब किसी आग पे, किसी बिल्डिंग में या किसी दुकान में कहीं पे यदि आग लगा हुआ रहता है उस पर जब प्रेशर के साथ पानी डालता है तो जल क्या करता है? ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। गॉट इट। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है। जो जलवाष्प होते हैं
वह क्या करते हैं, ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। गॉट इट। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती है। आग उत्पन्न करने के लिए कितने चीज़ें की आवश्यकताएं होती है, 3 आवश्यकताएं होती है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति होती है। ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु। गॉट इट। और ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। ये जो तीनों हैं, या तो ईंधन या वायु जो कि ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु होते हैं, और ऊष्मा ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से यदि हम एक या एक से अधिक आवश्यकताओं को हटा दें तो क्या होगा, आग पर नियंत्रित किया जा सकता है। गॉट इट। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। जो आग बुझाने वाले होते हैं, फायरमैन, उसका क्या काम होता है, वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों। गॉट इट। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है। अधिकांश मतलब मैक्सिमम सिचुएशन में क्या होता है कि आप ईंधन को वहाँ से नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आग लग गया है या लगने वाला है। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। गॉट इट। यदि किसी भी भवन में आग लग गया तो जो पूरा भवन है वह क्या हुआ, एक ईंधन के तौर पे वहाँ पे हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है। जल जो है सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। जल जो है सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, बात ठीक है, लेकिन जल तभी कार्य करेगी जब कोई लकड़ी हो या कागज जैसी वस्तु हो, उस पर आग लगी हो, तो वहाँ पे हम जल डाल सकते हैं। लेकिन यदि विद्युत उपकरण में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। गॉट इट। यदि कोई विद्युत उपकरण हो, उसमें यदि आग लग गया हो तो उसको हम जल से नहीं बुझा सकते, क्योंकि जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले जो भी व्यक्ति हैं उसको हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं है। तेल और यदि पेट्रोल में आग लग गया हो कहीं पे, तो उसको बुझाने के लिए भी हम जल का उपयोग नहीं करेंगे। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है? जल जो होता है तेल से भारी होता है। ओके, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है। यदि हम कहीं पे तेल में या पेट्रोल में आग लगा हुआ है, उस पर हम यदि पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाएगा और तेल ऊपर ही रहेगा, तो उसमें आग लगते रहेगा। मतलब जहाँ पे तेल है या पेट्रोल है उसमें यदि आग लग गया है तो वहाँ पे हम जल का उपयोग नहीं करेंगे और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। जो विद्युत उपकरण होते हैं और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में यदि आग लग गया हो तो वहाँ पे हम अग्निशामक के रूप में क्या यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आग को
एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ये CO2 जो होते हैं, इसका एक और बेनिफिट यह है कि जो विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, इसमें कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। गॉट इट। हम कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। गॉट इट। LPG किसी रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है। जो LPG होते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको भी सिलेंडर में कंप्रेस्ड करके रखा जाता है। गॉट इट। सिलेंडर से छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। गॉट इट। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। ओके। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटासियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। गॉट इट। CO2 प्राप्त करने, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटासियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। गॉट इट। नेक्स्ट, दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। ओके। सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता की सहायता के लिए कहिए। ओके। गैस स्टोव की घुंडी नॉब घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। ओके। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। यदि हम जो घर में स्टोव रहते हैं, गैस स्टोव, उसको यदि उसके नॉब को, कुंडी को घुमाते हैं और गैस निकलना शुरू हो जाता है, वहाँ पे यदि हम कोई माचिस की तिल्ली या लाइटर से वहाँ पे क्लिक करते हैं तो वह क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रकार के दहन को हम क्या कहेंगे? तीव्र दहन कहेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट, फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। जो फास्फोरस होते हैं, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि कमरा के ताप पर वायु में जल उठते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे स्वतः दहन कहलाता है। जो फास्फोरस है, जो एक ऐसा पदार्थ है जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं, तो इस तरह के पदार्थ जो बिना किसी प्रत्यक्ष के कारण, मतलब कोई रीजन नहीं है, लेकिन अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे हम क्या कहेंगे? स्वतः दहन कहेंगे। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। कोयले के खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन, ओके, से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं।
जो जंगल में आग पकड़ लेते हैं कभी कभी, वो गर्मी के कारण कभी कभी होते हैं अग्निकांड, या कभी कभी आकाश से बिजली गिरने से भी यह अग्निकांड होते हैं। परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है, लेकिन जंगल में जो आग लगते हैं यह जनरली मनुष्य के लापरवाही से लगते हैं। गॉट इट? जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना आवश्यक, याद रखिए। गॉट इट? यदि आप जंगल जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए तो क्या करना है, जंगल छोड़ने से पहले, मतलब जब वहाँ से निकलने लगते हैं, तो ये चीज़ का श्योरिटी होना चाहिए आप कि प्रॉपर आग को बंद कर दिए, उस चीज़ को देख लेना चाहिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। ओके, जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। ओके, पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। जब कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें क्या होता है, आतिशबाजी होता है। उसमें जब हम पटाखे जलाते हैं तो आकस्मिक अभिक्रिया होती है, उससे ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको हम क्या कहेंगे, विस्फोट कहेंगे। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। गॉट इट? ज्वाला, एलपीजी ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? व्हाट? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद करिए। यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। चित्र 6.8 मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं का रंग। चित्र 6.9 मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वालाएं। ओके, ज्वाला की संरचना, क्रियाकलाप 6.5 एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला से उसको क्या करना है कि अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। चित्र 6.10 कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लाइए। क्या वहाँ ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास को मोम जल्द पिघल जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे क्या करते हैं, ज्वाला का निर्माण करते हैं। गॉट इट? उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण
हो सकता है। व्हाट? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या स्लाइड प्रविष्ट करिए। आकृति 6.11। उसे संडासी से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए। गॉट इट? फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? यहाँ पे 6.11 में देख सकते हैं आप, कांच की प्लेट या स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हुआ, ये जो पकड़ रखा था ये क्या हुआ, एक गोल काला वलय बन गया। गॉट इट? यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। गॉट इट? एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला में पकड़ कर रखिए। आकृति 6.12 में ये क्या है? एक तार है। इसको क्या बोल रहा है? 30 सेकंड तक पकड़ के रखना है ज्वाला के पास। गॉट इट? ये क्या है? तांबा का एक लंबा तार है, पतली लंबा तार है। गॉट इट? ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? क्या वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है? चित्र 6.13। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर, जो सोनार होते हैं, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार क्या करते हैं? धातु की जो फुकनी होती है उससे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। गॉट इट? उस पर फूंकते हैं। चित्र 6.14। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? गॉट इट? चित्र 6.14 में देख सकते हैं धातु की फुकनी से फूंकता सुनार। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे चित्र 6.13 में देख सकते हैं मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। ये जो है सबसे बाहर सबसे गर्म भाग। गॉट इट? ये बीच में जो है आप देख सकते हो कम गर्म है, और सबसे कम गर्म कहाँ पे है? जहाँ पे आग लगा हुआ था। कहने का मतलब जो जहाँ पे मोमबत्ती का धागा रहता है ना, वहाँ पे सबसे कम गर्म रहता है। ये बाहर जो है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है जो नीला होता है। जो बीच में है आंशिक दहन वाला मध्य भाग जो कि पीला होता है। और सबसे अंदर जहाँ पे मोमबत्ती की क्या रहते हैं, धागा रहते हैं, वहाँ पे बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला भाग होता है। गॉट इट? ओके, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, ईंधन क्या है? यदि करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है, ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा, ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है। यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। गॉट इट? संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। गॉट इट? नेक्स्ट,
ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। जो ईंधन होते हैं फ्यूल, उसकी मूल्य जो प्राइस होती है उसमें भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 6.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत करिए। गॉट इट? इसमें क्या करना है? फुलफिल करना है। ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आपको कहा जाए कि एक गोबर के उपले हैं जिसको गोईठा कहते हैं गांव में, दूसरा कोयला और तीसरा एलपीजी को जलाकर, तो आप पानी की एक निश्चित मात्रा, मान लीजिए कि 100 ml पानी है, 100 ml, यदि आपको उबालने के लिए, गर्म करने के लिए बोला जाए तो आप कौन सा ईंधन लेंगे? गोबर का उपले या कोयला या एलपीजी? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? ये गोबर के उपले जो हैं, कोयले हैं और एलपीजी, ये सभी जो हैं क्या ईंधन, ये सभी बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? व्हाट? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ईंधन के 1 किलोग्राम, कितने? तो 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। तो ध्यान रखना है, 1 किलोग्राम, यदि कोई भी ईंधन को हम जलाएंगे उससे जो मुझे ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा प्राप्त होगी उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय मान कहेंगे पूर्ण दहन का। गॉट इट? ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, ईंधन के ऊष्मीय मान को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किलो जूल प्रति किलोग्राम, के जे पर के जी। गॉट इट? मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधन के ऊष्मीय मान सारणी 6.4 में दिए गए हैं। गॉट इट? यहाँ पे सारणी 6.4 विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान, तो इसमें जो है कुछ ईंधन दिए हुए हैं, तो इसको आप 1 से 2 बार पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा। जैसे गोबर के उपले का ऊष्मीय मान जो होता है 6000 से 8000 के बीच होता है, और हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है 1,50,000। गॉट इट? वही मिट्टी का तेल 45,000 और मेथेन का 50,000 और एलपीजी का 55,000। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख सकते हो। गॉट इट? नेक्स्ट, ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन के दहन से क्या होते हैं? हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ओके? लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, सर्दियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था। गॉट इट? परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधन ने ले लिया। ओके? अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है।
गॉट इट? क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है, परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। ओके, और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है तथा साथ ही वृक्ष हमें बहुत से उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। ओके, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने कक्षा 7 में पढ़ा है। गॉट इट? तो हमें क्या करना चाहिए? अभी के समय में खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग नहीं करना चाहिए, एलपीजी का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी का जो हम उपयोग करते हैं इससे श्वसन प्रक्रिया, जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, इससे मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, क्योंकि बहुत सारे विषैले गैस निकलते हैं यदि हम लकड़ी को जलाते हैं, और इससे यदि हम ज़्यादा लकड़ी को जलाएंगे तो वृक्ष की कटाई होगी, वृक्ष की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनेगी। तो इसी को ध्यान रखना है, पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। गॉट इट? नेक्स्ट, इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। ये जो ईंधन जो हम खाना बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो यदि इसका अपूर्ण दहन होता है तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। गॉट इट? बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। किसी भी बंद कमरे में कोयला को कभी भी नहीं जलाना चाहिए। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी कमरे में, उससे क्या होगा? व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। ओह, ये कौन बोल रहा है? बूझो बोल रहा है। ओह, इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। गॉट इट? नेक्स्ट, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ओके, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अधिकांश ईंधन जो होते हैं उनके जब दहन होते हैं तो क्या निकालते हैं? कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक यदि मात्रा हो जाए तो इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो गए। गॉट इट? नेक्स्ट, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दमघोंटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं। गॉट इट? जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, ये क्या होते हैं? वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। गॉट इट? जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक है। जो एसिड रेन होते हैं यह फसल, भवन और मृदा के लिए, सॉइल के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। इसके विषय में आप कक्षा 7 में पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, मोटर वाहनों में
ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है। गॉट इट? अभी के समय में जो वाहन चलते हैं उसमें कौन से ईंधन यूज किए जाते हैं? तो सीएनजी। गॉट इट? तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, आपने क्या सीखा? जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। गॉट इट? दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट, ज्वलनशील पदार्थ का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। नेक्स्ट, आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं: अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। नेक्स्ट, आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। नेक्स्ट, ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। गॉट इट? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा को विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया जाता है। नेक्स्ट, कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। तो धन्यवाद मित्र, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत कुछ सीखे होंगे। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।